बिग बाजार की कहानी शुरू होती है। यह कहानी है एक ऐसे विचार की जिसने भारत के रिटेल उद्योग को बदल कर रख दिया। बिग बाजार एक बहुत बड़ा आइडिया था। यह एक ऐसा विचार था जो हर भारतीय के दिल और दिमाग में बस गया। इसकी शुरुआत हुई थी 2001 में। उस समय यह एक क्रांतिकारी कदम था। इसका मकसद सिंपल था, सब कुछ एक ही छत के नीचे देना। यह एक ऐसा स्थान था जहां हर चीज मिलती थी। यह इंडिया के लिए एक नया कॉन्सेप्ट था। इससे पहले लोगों को अलग अलग दुकानों में जाना पड़ता था। लोगों को यह बहुत पसंद आया। यह एक ऐसा स्थान बन गया जहां हर कोई आना चाहता था। बिग बाजार बहुत जल्दी बड़ा हो गया। इसकी लोकप्रियता दिन पार दिन बढ़ती गई। पूरे इंडिया में इसके स्टोर्स खुल गए। हर शहर में बिग बाजार की एक शाखा थी। लोग यहां कम दाम और अच्छे ऑफर्स के लिए आते थे। यहां की सेल्स और डिस्काउंट्स बहुत मशहूर थे। यह एक जाना पहचाना नाम बन गया। बिग बाजार का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। दुकानें बहुत बड़ी और रोशन हुआ करती थी। यहाँ का माहौल बहुत ही वेलकमिंग था। यहाँ तरह तरह के प्रोडक्ट्स मिलते थे। हर उम्र और हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ था। आपको यहाँ किराने का सामान, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स और भी बहुत कुछ मिल जाता था। यह एक वन स्टॉप शॉप थी। बिग बाजार सबके लिए था। यह एक ऐसा स्थान था जहां परिवार एक साथ खरीदारी कर सकते थे और अच्छा समय बिता सकते थे। बिग बाजार की कामयाबी का राज इसके कम दाम थे। यहां पर हर तरह के प्रोडक्ट्स बहुत ही कम कीमत पर मिल जाते थे। यहां बहुत ज्यादा डिस्काउंट्स और ऑफर्स दिए जाते थे। हर हफ्ते नए प्रमोशंस और डील्स होते थे, जिससे कस्टमर्स को हमेशा कुछ नया और सस्ता मिलता था। इससे बहुत सारे कस्टमर्स आकर्षित हुए, खासकर मिडिल क्लास फैमिलीज। ये फैमिलीज अपने बजट में रहते हुए भी क्वालिटी प्रोडक्ट्स खरीद सकती थी। कंपनी ने बहुत तेजी से फैलाव किया। हर साल नए स्टोर्स खोले गए, जिससे उनकी रीच और भी बढ़ गई। उन्होंने हर बड़े शहर में नए स्टोर्स खोले। छोटे शहरों में भी अपनी प्रेजेंस बढ़ाई, जिससे हर जगह के लोग इसका फायदा उठा सके। बिग बाजार ने दूसरी रिटेल कंपनीज को भी खरीद लिया। इससे उनकी मार्केट पोजीशन और भी मजबूत हो गई। इससे यह इंडिया के सबसे बड़े रिटेलर्स में से एक बन गया। हर जगह इसकी पहचान बन गई और लोग इसे ट्रस्ट करने लगे। लोगों को बिग बाजार की सुविधा पसंद आई। यहाँ पर शॉपिंग करना बहुत ही आसान और कन्वीनियंट था। उन्हें अपनी जरूरत की हर चीज एक ही जगह मिल जाती थी। चाहे ग्रोसरीज हो, क्लोथ्स हो या इलेक्ट्रॉनिक्स, सब कुछ यहाँ अवेलेबल था। इससे उनका समय और पैसा दोनों बचता। एक ही जगह पर सब कुछ मिलने से उन्हें अलग अलग स्टोर्स में जाने की जरूरत नहीं पीडीडीडीएचती थी। बिग बाजार फैमिलीज के लिए एक पसंदीदा जगह बन गया। यहाँ पर शॉपिंग करना एक एंजॉयबल एक्सपीरियंस था, जिससे हर कोई खुश रहता। बिग बाजार की स्ट्रेटजी सिंपल थी, सबसे कम दाम पर सामान बेचना। उन्होंने सप्लायर्स के साथ अच्छी बार्गेनिंग की। इससे जो बचत हुई वो उन्होंने कस्टमर्स को दी। इससे वो मार्केट में बहुत कंपेटिटिव हो गए। उनकी एक और जरूरी स्ट्रेटजी थी इंडियन फेस्टिवल्स पर ध्यान देना। वो दिवाली, होली और दूसरे त्योहारों पर बहुत बड़े डिस्काउंट्स देते थे। इससे बहुत सारे खरीदार आकर्षित होते थे। बिग बाजार इंडियन कस्टमर्स को समझता था। वो वही प्रोडक्ट्स बेचते थे जो लोग चाहते थे। साथ ही उन्होंने शॉपिंग को एक मजेदार और उत्सव जैसा एक्सपीरियंस बना दिया। जैसे जैसे बिग बाजार बढ़ता गया, उसे चुनौतियों का सामना करना पड़ा। रिटेल मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया। मार्केट में नए प्लेयर्स आ गए। इससे दाम और मुनाफे पर दबाव पड़ा। रिटेल मार्केट और कॉम्प्लेक्स हो गया। कस्टमर्स की पसंद बदलने लगी। लोग अब सिर्फ कम दाम नहीं चाहते थे, वे अच्छी क्वालिटी, ज्यादा वैरायटी और सुविधा भी चाहते थे। ई-कॉमर्स का बढ़ना एक और चुनौती थी। ऑनलाइन शॉपिंग ने सुविधा और कम दामों का ऑप्शन दिया। इससे बहुत से कस्टमर्स पारंपरिक दुकानों से दूर हो गए। पोहा भाग 5
बदलती उपभोक्ता आदतें। इंडियन कस्टमर्स बदल रहे थे। उनके पास खर्च करने के लिए ज्यादा पैसे थे। वे ग्लोबल ट्रेंड से रूबरू हो रहे थे। वे नए और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स चाहते थे। कंज्यूमर्स अब ज्यादा समझदार हो गए थे। वे अब सिर्फ कम दामों से संतुष्ट नहीं थे। वे अच्छी क्वालिटी, ज्यादा चॉइसेस और बेहतर शॉपिंग एक्सपीरियंस चाहते थे। स्मार्टफोन्स और इंटरनेट के आने से शॉपिंग की आदतें भी बदल गईं। लोग अब आसानी से ऑनलाइन दाम और प्रोडक्ट्स की तुलना कर सकते थे। वे अपने घर बैठे आराम से शॉपिंग कर सकते थे। भाग 6 है ऑनलाइन शॉपिंग का उदय। ऑनलाइन शॉपिंग इंडिया में बहुत पॉपुलर हो गया। फ्लिपकार्ट और अमेज़न जैसी कंपनीज ने प्रोडक्ट्स का एक बहुत बड़ा कलेक्शन ऑफर किया। उन्होंने फास्ट डिलीवरी और आसान रिटर्न पॉलिसीज दी। ऑनलाइन रिटेलर्स ने शॉपिंग एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। उन्होंने पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस, कस्टमर रिव्यूज और आसान पेमेंट ऑप्शंस दिए। कोविड-19 की शुरुआत महामारी ने ऑनलाइन शॉपिंग को और तेज कर दिया। लोग सेफ्टी की वजह से घर से ही शॉपिंग करना पसंद करते थे। इससे बिग बाजार जैसे ट्रेडिशनल रिटेलर्स को नुकसान हुआ। भाग 7 कर्ज और आर्थिक परेशानियां। बिग बाजार के तेजी से फैलने के कारण उस पर कर्ज बरहा छा गया। उन्होंने देश भर में कई नए स्टोर्स खोले, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति पर भारी दबाव पुटीडा। नए स्टोर्स खोलने के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा कर्ज लिया था। इस विस्तार के लिए उन्होंने बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से भारी मात्रा में ऋण लिया। जैसे जैसे मुनाफा कम होता गया, उन्हें अपना कर्ज चुकाने में मुश्किल होने लगी। ग्राहकों की संख्या में गिरावट और बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने उनकी समस्याओं को और बढ़ा दिया। कंपनी ने अपने कामकाज को फिर से ठीक करने की कोशिश की। उन्होंने विभिन्न रणनीतियों पर विचार किया और अपने व्यापार मॉडल में बदलाव लाने की कोशिश की। उन्होंने घाटे में चल रहे स्टोर्स को बंद कर दिया। इससे कुछ हद तक उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था। उन्होंने लेंडर्स के साथ बातचीत करने की कोशिश की। वे अपने ऋण को पुनर्गठित करने और ब्याज दरों को कम करने के लिए वित्तीय सलाहकारों से मिले। हालांकि ये कोशिशें नाकाफी रही। वित्तीय संकट इतना गहरा था कि इन प्रयासों से कोई बड़ी राहत नहीं मिली। 2021 में रिलायंस रिटेल ने बिग बाजार को खरीद लिया। यह अधिग्रहण भारतीय रिटेल उद्योग में एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसके साथ ही इस आइकॉनिक इंडियन रिटेलर के एक युग का अंत हो गया। बिग बाजार का नाम और पहचान अब रिलायंस रिटेल के अधीन हो गई। भाग 8 भारतीय उपभोक्ता पर प्रभाव। बिग बाजार का इंडियन कस्टमर्स पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। इसने लाखों लोगों के लिए शॉपिंग को अफोर्डेबल बनाया। इसने उन्हें नए प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स से रूबरू कराया। बिग बाजार ने बहुत से इंडियंस के लिए जॉब्स भी क्रिएट किए। इसने लोकल सप्लायर्स और मैन्युफैक्चरर्स को सपोर्ट किया। इसकी मौजूदगी से इंडिया में रिटेल इंडस्ट्री को बढ़ावा मिला। हालांकि बिग बाजार के डिक्लाइन का भी असर पड़ा। इसने ट्रेडिशनल रिटेलर्स के सामने आने वाली चुनौतियों को उजागर किया। इससे पता चला कि बदलती कस्टमर प्रेफरेंसेस और मार्केट डायनामिक्स के साथ बदलना कितना जरूरी है। भाग 9 बिग बाजार के सफर से सीख। बिग बाजार की कहानी हमें वैल्यूएबल लेसन्स देती है। यह दिखाती है कि समय के साथ बदलना कितना जरूरी है। यह इनोवेशन और कस्टमर फोकस की जरूरत पर जोर देती है। ई-कॉमर्स का बढ़ना एक बहुत बड़ा बदलाव है। ट्रेडिशनल रिटेलर्स को मुकाबला करने के लिए खुद को बदलना होगा। उन्हें एक सीमलेस ऑनलाइन और ऑफलाइन एक्सपीरियंस देना होगा। बिग बाजार की कहानी यह भी दिखाती है कि फाइनेंशियल प्लानिंग कितनी जरूरी है। तेजी से बढ़ने से कर्ज बढ़ा सकता है। कंपनीज को ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी के बीच बैलेंस बनाना होगा। भाग 10 निष्कर्ष। रिटेल का भविष्य। रिटेल का भविष्य बदल रहा है।
कस्टमर्स एक सीमलेस एक्सपीरियंस चाहते हैं। वे सुविधा, वैल्यू और पर्सनलाइजेशन चाहते हैं। रिटेलर्स को टिके रहने के लिए खुद को बदलना होगा। रिटेल के भविष्य में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन एक्सपीरियंसेस का मिलन होगा। रिटेलर्स को कस्टमर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। इंडिया का रिटेल लैंडस्केप बहुत डायनामिक है। बिग बाजार की कहानी इस बदलते मार्केट में आने वाली चुनौतियों और अपॉर्चुनिटीज की याद दिलाती है।